हाँ जी दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, है ना। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। हमने कुछ कंपनी अकाउंट शुरू किया था और कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। जैसे पहला टॉपिक हमने कंप्लीट किया था मीनिंग ऑफ कंपनी का। मीनिंग ऑफ कंपनी यानी कंपनी का अर्थ क्या होता है, कंपनी किस शब्द से बना हुआ है ना ये। दूसरा क्वेश्चन हमने किया था टाइप ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी। दूसरा किया था हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, यानी कंपनी की विशेषताएं। थर्ड टॉपिक किया था हमने टाइप्स ऑफ कंपनी। और फोर्थ टॉपिक हमने कंप्लीट किया था मीनिंग ऑफ शेयर का। और पांचवा टॉपिक हमने किया था टाइप्स ऑफ शेयर। तो लास्ट क्लास में हमने ये पांच टॉपिक कर लिए थे कि कंपनी का अर्थ क्या होता है, कंपनी की विशेषताएं क्या होती हैं, कंपनी कितने प्रकार की होती है। फिर देखा था हमने कि शेयर का अर्थ क्या होता है और शेयर के कितने प्रकार होते हैं, है ना। फिर हमने देखा था उसी में जैसे इक्विटी और प्रेफरेंस, फिर प्रेफरेंस में भी बहुत सारे टाइप देखे थे हमने उसके। तो आज हम क्या करने वाले हैं, देखो आज हम करने वाले हैं कंपनी अकाउंट्स के जो भी ये पांच टॉपिक हमने कवर किए ना, इन पांच टॉपिक के सभी पीवाईक्यूज देखेंगे, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से कहाँ तक होंगे, 1994 से लेके 2025 तक जितने भी आपके पेपर हुए हैं ना कॉमर्स से रिलेटेड, उन सभी के प्रश्नों को यहाँ डाल दिया है ना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो पहला क्वेश्चन आया कब था, ये फर्स्ट ग्रेड 2024 की एग्जाम में ही आया था आपका। तो यानी एकदम अपडेटेड है, ये 2024 है, पर 2025 में जो अभी रिसेंट एग्जाम लगी है ये वो वाली एग्जाम ही है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 1 कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 3 के तहत पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य चाहिए। अंडर सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए पब्लिक कंपनी इज। तो बताओ कितने चाहिए भाई, दो या दो से अधिक, टू और मोर, तीन या तीन से अधिक, थ्री और मोर, सात या सात से अधिक, या 11 से अधिक। तो जैसा कि हमने देखा था कि पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम सात या सात से अधिक चाहिए, है ना। देखो अब हमने क्या, अब बाकी सारी कंपनियों की भी यहाँ पे बात करें तो रिवीजन भी हो जाएगा एक साथ में। तो देखो ओपीसी में क्या हो चाहिए, हमें ओपीसी में एक मेंबर होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम भी देख लेते हैं, मैक्सिमम भी ओपीसी में एक ही चाहिए। फिर चाहिए प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट में मिनिमम दो चाहिए, मैक्सिमम 200 होने चाहिए, जिसके अंदर हम उसके जो एम्प्लॉय है उनको शामिल नहीं करते हैं। फिर पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में मिनिमम सात है और मैक्सिमम में नो लिमिट, कोई लिमिट कोई सीमा नहीं है, मैक्सिमम नंबर कितने भी हो सकते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ट्रू बताना है इनमें से कि कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो देखो एकल स्वामित्व में मालिक की देयता सीमित होती है। तो हमने देखा था कि भाई अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में तो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, असीमित होती है ना। फिर नेक्स्ट बोल रखा है कि जो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में केवल कर्ता की असीमित देयता होती है ना। इन जॉइंट HUF, है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ओनली द कर्ता हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो ये बात एकदम सही है। नेक्स्ट बोल रखा है कि जो साझेदारी होती है ना पार्टनरशिप में होती है सीमित, तो पार्टनरशिप में होती है अनलिमिटेड, असीमित होती है ना। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत था। फिर नेक्स्ट बोल रखा है कि इन जॉइंट स्टॉक कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ ओनर इज लिमिटेड, तो ये यहाँ पे होती है सीमित, लिमिटेड होती है कंपनी के केस में। तो ये भी हो गया गलत अपना। तो ऑप्शन 2 हो गया एकदम सही। देखो ये भी आपके अभी रिसेंट 2024 वाली फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, 2025 वाली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आराम से पढ़ो क्वेश्चन को पहले। सही युग्म पहचानिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम 5 सदस्य चाहिए भाई, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 5 मेंबर, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2,
तो ये तो गलत हो गया भाई, 7 चाहिए हमें, तो गलत हो गया। फिर प्राइवेट में 2, तो हमें पड़ेगा अभी 2 चाहिए, तो ये सही बात है। साझेदारी में न्यूनतम 8 सदस्य बोल रखा है, तो मिनिमम पार्टनरशिप में भी 2 चाहिए। फिर नेक्स्ट बोल रखा है कि सहकारी समिति में न्यूनतम 20 सदस्य है, तो सहकारी में जो मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है ना, उसके अंतर्गत उसने बोला है कि 10 सदस्य चाहिए, तो ये भी गलत, ये भी गलत, तो ऑप्शन 2 हो गया एकदम सही इसमें। ये आपका फर्स्ट ग्रेड 2018 में आएगा। फिर देखो असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में भी, ये भी आरपीएससी एग्जाम करवाता है, तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, तो इनमें से कौन सी कंपनी है जो 2013 कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत होती है। तो देखो हमने जब कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, तो उसमें पढ़ा था कई कंपनी से ऐसे एक ऐसी कंपनी है जो वर्तमान या पूर्व के कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो ना, तो कंपनी जो भी होगी ना सारी रजिस्टर्ड होगी, चाहे से वो स्पेशल एक्ट वाली कंपनियां हो, चाहे से कुछ कंपनी क्या होती है, कुछ स्पेशल एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, जैसे बैंकिंग कंपनी क्या होती है, बैंकिंग एक्ट में भी रजिस्ट्रेशन होना लेना पड़ता है उन्हें। उसी प्रकार जैसे इंश्योरेंस कंपनी उनको भी लेना पड़ता है, तो बैंकिंग कंपनी तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, सही बात है, कंपनीज एक्ट में भी। सरकारी कंपनी इसे भी लेना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनी इसे भी लेना पड़ेगा, यानी ऑल ऑफ दी अबव सभी कंपनियों को कंपनीज एक्ट में तो करना ही पड़ेगा। साथ में अगर उनपे कोई अगर स्पेशल एक्ट लग रहा है ना, तो उस स्पेशल एक्ट में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, जैसे बैंकिंग कंपनी है, फिर हमने देखा था इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, उसके बाद में आपकी इंश्योरेंस कंपनी है ना, इन सभी कंपनियों को खुद के कंपनी एक्ट में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है ना। फिर नेक्स्ट बात क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, 5वां क्वेश्चन देखो, ये भी 2021 के अंदर आपके फर्स्ट आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ना, विच ऑफ द लिमिट है ना टू द नंबर ऑफ मेंबर इन ए प्राइवेट कंपनी। अच्छा, प्राइवेट कंपनी में आपको पूछिए कि अधिकतम सीमा क्या होती है, तो देखो प्राइवेट में हमने देखा था कि भाई मिनिमम क्या होगी, मिनिमम 2 होती है और मैक्सिमम होती है 200। देखो अब नेक्स्ट बार अगर ये क्वेश्चन पूछेगा ना आपको, तो पक्का है ये पूछेगा आपको ना, एक्सक्लूड एक्सक्लूड एम्प्लॉइज, तो 200 होती है। अब देखो ये एक्सक्लूड इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि एक प्राइवेट कंपनी है, इसके अंदर जो इंडिविजुअल शेयर होल्डर है ना, जैसे मान लो राम है, श्याम है, जो एम्प्लॉय नहीं है ना, वो है 198। उसके बाद में इसके 10 एम्प्लॉय हैं, 10 एम्प्लॉय भी हैं, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ऐसे 10 एम्प्लॉय यानी जे तक एम्प्लॉय है, इन सब के पास एक एक शेयर और है, तो इनको इंक्लूड नहीं करेंगे, यही मानेंगे कि कंपनी के सिर्फ 200 ही मेंबर है। तो ये बात ध्यान में रखना, आप कभी भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन को घुमा के आप। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखो असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये पूछ रहा है कि कंपनी की गठन की जो प्रक्रिया है वो 3 प्रत्यक्ष चरणों में बांटा जा सकता है, उसका सही क्रम बताओ। तो देखो सबसे पहले कंपनी में क्या होता है, देखो प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले प्रमोटर्स आते हैं, वो एक आइडिया लेके आते हैं, है ना, प्रमोटर्स आते हैं और वो एक आइडिया लेके आते हैं और उसके बेस पे कंपनी का वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और फिर बिजनेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले होगा प्रमोशन, फिर इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, और फिर नेक्स्ट आएगा कमिशमेंट ऑफ बिजनेस, यानी ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। सेकंड में क्या बोला इसने, देखो प्रमोशन बोल रखा है, फिर कमिशमेंट ऑफ बिजनेस तो नहीं, पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। थर्ड में पहले ही बोल रखा है कि इनकॉर्पोरेशन करवा लो, तो प्रमोशन से पहले इनकॉर्पोरेशन कभी नहीं हो सकता, और इसमें कमिशमेंट ऑफ बिजनेस है तो ये भी नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, द लाइबिलिटी ऑफ ए मेंबर इन ए कंपनी इज, तो आप बताओ कि एक कंपनी के मेंबर की लाइबिलिटी क्या होती है। जब हमने कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी ना, विशेषताएं पढ़ी थी, तो हमने क्या देखा था कि इनकी लाइबिलिटी होती है वो होती है सीमित, और सीमित में कहाँ तक होती है, जितनी अनपेड अमाउंट होती है ना ऑन शेयर, यानी जितनी शेयर पे जो भी बकाया राशि है ना, वहां तक ही इनकी लाइबिलिटी होती है, उससे ज्यादा कोई लाइबिलिटी नहीं होती है ना। तभी तो कंपनी का गठन हुआ था। अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी लेनी होती तो फिर तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में ही चले जाते, स्टेबल भी नहीं होती और फ्लक्चुएटिंग भी नहीं होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन है, देखो एज पर सेक्शन 271 यानी कंपनी अधिनियम की धारा 273 के अनुसार एक निजी
है ना, निजी कंपनी, निजी लिमिटेड कंपनी जो किसी सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी है तो उसे क्या माना जाएगा। तो जब हमने पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन है ना, ये 272 आएगा, 71 नहीं है ये। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो पब्लिक कंपनी की जितनी भी सब्सिडरी कंपनी है ना, चाहे से वो कोई भी प्रकार की कंपनी हो ना, तो उनको भी हम पब्लिक कंपनी ही मानते हैं। ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ना। फिर एज पर इंडियन कंपनी जब 2013 1% कंपनी मीन्स क्या होता है, देखो कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार है ना, 1% कंपनी का अर्थ क्या होता है। तो देखो 1% कंपनी का मतलब क्या होता है कि ए कंपनी विच हैज ओनली 1% एज ए मेंबर। फिर ए कंपनी विच हैज फॉर्म्ड बाय ए 1%। नेक्स्ट है कि अनलिमिटेड कंपनी, तो असीमित कंपनी तो होती नहीं है, ऑल ऑफ दी अबव इसमें आएगा नहीं क्योंकि ये अनलिमिटेड वाला गलत हो गया। फिर नेक्स्ट पूछ रखा है कि एक ही पर्सन ने उसे फॉर्म किया है, और ये बोल रखा है कि ओनली 1% इज मेंबर, है ना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर एक ही मेंबर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है कि इन 1% कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेंबर। तो देखो 1% कंपनी में एक ही मेंबर होता है ना, और पार्टनरशिप फर्म उसमें मेंबर नहीं हो सकती क्योंकि वो क्या होना चाहिए, एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, है ना। तो प्राइवेट कंपनी भी नहीं होती। अब देखो ये मेंबर है, इसकी क्या विशेषता होती है। इसकी दो बातें होनी चाहिए मेंबर के अंदर। पहली बात तो क्या होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, प्लस साथ में क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया भी होना चाहिए। यानी बाहर का आदमी इंडिया में आके ओपीसी नहीं बना सकता। ये दो बातें होती हैं इसके अंदर। और एक खास बात और मैं बता देता हूँ आपको कि एक व्यक्ति है ना, जैसे मान लो कोई भी है, राम है ना, सिर्फ एक ही ओपीसी में मेंबर हो सकता है, एक ही ओपीसी में मेंबर, वह एक में ही नॉमिनी हो सकता है। यानी एक से अधिक ओपीसी में एक व्यक्ति मेंबर और नॉमिनी नहीं हो सकता। अगर वो है तो उसे वो रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, या तो मेंबरशिप छोड़ो, कोई भी एक कंपनी की मेंबरशिप अपना लो, बाकी की मेंबरशिप और नॉमिनेशन छोड़ना ही पड़ेगा उसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखो पब्लिक कंपनी के अंदर ये पूछ रहा है कि जो लाइबिलिटी होती है ना, उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो लाइबिलिटी क्या होती है, द पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। हाँ तो सही बात है, जितनी पेड अप वैल्यू होती है ना, पेड अप वैल्यू में भी उतनी जितनी उसकी बकाया होती है ना, तो वो अगर यहाँ पे ये लिख देता ना कि अनपेड अमाउंट, तो हम अनपेड अमाउंट मानते हैं। बट यहाँ ओनली पेड अप वैल्यू लिखे तो पेड अप वैल्यू तक ही, ये पेड अप वैल्यू शायद गलत है, ये आएगा अनपेड अमाउंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर इन ए प्राइवेट कंपनी। तो एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं भाई, मैक्सिमम 200 होते हैं, एक्सक्लूड एम्प्लॉय, ये वर्ड ध्यान में रखना आप, एम्प्लॉयों को छोड़कर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी समता अंशधारी होते हैं। तो सभी समता ऑल इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं भाई, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी नहीं होते हैं। ओनर ऑफ द कंपनी, हाँ ओनर होते हैं, क्रेडिटर तो होते ही नहीं है, कस्टमर भी नहीं होते हैं ना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक प्राइवेट कंपनी डज नॉट, भाई एक प्राइवेट कंपनी डज नॉट है ना, कि क्या नहीं कर सकती। पहला, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर ऑन शेयर, अंशों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाती है भाई, ठीक है, तो ये तो करती है, ठीक है, ये तो डज नॉट में आएगा नहीं। लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर, यानी सदस्यों की संख्या को सीमित करती है 200 तक, तो ये भी नहीं आएगा। ये भी करती है, तो ये भी डज नॉट में नहीं आएगा। फिर अपॉइंट ऑडिटर, तो ऑडिटर को ये भी अपॉइंट कर सकती है। फिर पब्लिकली इनवाइट सब्सक्रिप्शन टू द शेयर, यानी सार्वजनिक जनता को शेयर आमंत्रित नहीं कर सकती, तो ये काम वो नहीं कर सकती, बाकी सारे काम कर सकती है प्राइवेट कंपनी। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, अब ये भी आपका यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, 1999 का क्वेश्चन। देखो ये क्या बोल रखा है कि इन केस ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ, है ना। तो
कहाँ तक उसकी, किस एक्सटेंट तक उसकी लाइबिलिटी होती है। तो अभी हमने जस्ट पहले क्वेश्चन देखा था, उसमें हमने करेक्ट वो वहाँ पे क्या था, ये सिर्फ वर्ड लिखा था, पेड अप वैल्यू लिखा था वहाँ पे ना। तो अब देखो यहाँ पे आ गया अनपेड वाला। तो इसने क्या बोला है यहाँ पे, अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर हेल्ड बाय हिम। तो जितनी शेयरों के ऊपर अनपेड अमाउंट यानी बकाया राशि है उसके द्वारा धारित जो भी अंश है ना, उसके ऊपर जितनी भी अदत रकम है यानी बकाया रकम है ना, वहां तक ही उसकी लाइबिलिटी होती है सिर्फ। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अब यहाँ पे हो गए हमारे पहले टॉपिक के क्वेश्चन सारे खत्म। यानी पहला टॉपिक का मतलब हमने क्या किया देखो, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी कंपनी के थे ना वो, और टाइप ऑफ कंपनी के सारे क्वेश्चन हो गए हमारे खत्म। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, उसके क्वेश्चन सारे खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखो, आपका टॉपिक है मीनिंग ऑफ शेयर। शेयर का मतलब क्या होगा और टाइप ऑफ शेयर। चलो तो देखो पहला इक्वेशन, ये क्या बोल रखा है कि एक कंपनी कैन नॉट इश्यू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फॉर द पीरियड मोर देन। तो बताओ भाई, एक कंपनी जो शोधनीय पूर्वाधिकार अंश है वो अधिकतम कितने वर्षों की अवधि के निर्गमित कर सकती है ना। तो आप बताओ कितनी अवधि के लिए कर सकती है। तो मैक्सिमम कर सकती है, कंपनी जैक ने बोला है कि मैक्सिमम 20 ईयर में तो रिडीम हो ही जानी चाहिए ना। तो ये आ जाएगा ऑप्शन 4। ये एपी में आया था 2016 में। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर जो भी होती है उनकी विशेषता नहीं है, ये ध्यान रखना, वर्ड को नहीं है, नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है इसने। तो देखो पहला क्या बोल रखा है कि इट कैन बी कन्वर्ट इनटू प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर को कभी भी प्रेफरेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये तो हो गया गलत। दूसरा पूछ रखा है कि इट इज द रिस्क कैपिटल ऑफ ए कंपनी। तो ये सही बात है, सबसे ज्यादा रिस्क होती है इक्विटी में। नेक्स्ट बोल रखा है कि इट हैज नो प्रेफरेंशियल राइट टू डिविडेंड है ना। तो इनके पास प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, तो ये भी इसकी कोई विशेषता नहीं, इट हैज वोटिंग पावर। तो देखो अब इसके अंदर इसने पूछा नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। तो पहली इट कैन बी कन्वर्ट इनटू प्रेफरेंस शेयर, तो यही विशेषता नहीं होती है ना, बाकी सारी विशेषताएं होती हैं। भाई इनके पास प्रेफरेंशियल राइट भी नहीं होता है, तो ये भी एक विशेषता हो गई। दूसरी बात रिस्क कैपिटल होती है, और तीसरी बात होता है इनके पास वोटिंग पावर होता है ना। ये लेटेस्ट 2024 असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट देखो, एक कंपनी कैन नोट वर्ड पे जाना था, कैन नोट इश्यू की एक कंपनी निर्गमित नहीं कर सकती। तो हमने देखा था भाई कंपनी क्या 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 निर्गमित कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। तो देखो पहला बोल रखा है कि रिडीमेबल इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर का कभी रिडम्पशन नहीं होता, इनका होता है बाईबैक है ना। ये शोधनीय समतांश जारी नहीं कर सकती। हाँ, शोधनीय प्रेफरेंस शेयर होते हैं जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो इश्यू कर सकती है, रिडीमेबल डिबेंचर भी इश्यू करती है, और फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर भी इशू कर सकती है। तो ऑप्शन हो जाएगा ये 1। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है ये। तो देखो असर्शन में क्या बोल रहा है इसमें कि एवरी शेयर होल्डर हैज ए राइट टू रिसीव ए शेयर सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपनी हुज शेयर ही हैज परचेज। यानी कि प्रत्येक अंशधारी को अधिकार है कि जिस कंपनी के अंश उसने खरीदे हैं उससे वह अंश प्रमाण पत्र प्राप्त करे। सही बात है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपके पास अगर शेयर है तो कंपनी आपको शेयर सर्टिफिकेट देगी है ना। वो शेयर सर्टिफिकेट पे शेयर की जो फेस वैल्यू होती है ना वो लिखी जाती है, फेस वैल्यू लिखी जाती है, ये ध्यान रखना। शेयर सर्टिफिकेट पे आपका नाम लिखा होगा और सीरियल नंबर से आएगा शेयर सर्टिफिकेट हमेशा। फिर नेक्स्ट क्या होगा देखो, शेयर सर्टिफिकेट इज ए कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द पर्सन है ना टू द शेयर विच आर रिटर्न इन हिज नेम इन दी शेयर सर्टिफिकेट। यानी शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर जिसका नाम लिखा हुआ है ना वो उसका ओनर होता है, और वो उसके लिए कंक्लूसिव एविडेंस है, एक सबूत की तरह होता है ना। तो ये बोल रखा है कि अंश प्रमाण पत्र उन अंशों के लिए जो कि अंश प्रमाण पत्र के में अंशधारी का नाम दर्ज है और अंशधारी के स्वत्व का एक
निश्चयात्मक प्रमाण पत्र है ना, तो ये बात भी एकदम सही है। अगर आपके पास शेयर सर्टिफिकेट, आपका नाम शेयर सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है ना, तो आप उसके ओनर हैं, ये उसका एक कंक्लूसिव एविडेंस है। तो दोनों की दोनों बातें सही होगी, यानी असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और असर्शन है जो रीजन है वो असर्शन को क्लियरली डिफाइन भी कर रहा है। तो देखो ऑप्शन ए क्या हो रहा है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्टली एक्सप्लेन टू ए। तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो निम्नलिखित में से कौन को स्वतंत्र रूप से है ना स्थानांतरणीय है, कौन से ऐसे शेयर होते हैं जिनको हम, अच्छा ओके, इसमें शेयर नहीं दे रखा है ना, इसने पूछा है कि भाई शेयर वारंट होता है, शेयर सर्टिफिकेट होता है, डिबेंचर होता है और टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट होती है। देखो टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट तो क्या होती है कि जो हम बैंक वगैरह में डिपॉजिट करवाते हैं ना, वो होती हैं, तो उनको तो हम ट्रांसफर कर ही नहीं सकते किसी दूसरे को, इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते है ना। डिबेंचर होते हैं, इनको भी हम इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। शेयर सर्टिफिकेट भी पहले शेयर ट्रांसफर करने पड़ते हैं, उसका नाम रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर में आता है, उसके बाद में ट्रांसफर होता है। बट शेयर वारंट होता है ना, ये क्या हम क्या करते हैं, देखो शेयर वारंट क्या होता है कि हम अपने जो शेयर होते हैं ना, उसके बदले कंपनी को वो देते हैं, उससे एक शेयर वारंट प्राप्त कर लेते हैं ना, है ना। और वो शेयर वारंट वो क्या होता है, एक बैरियर होता है, यानी जिस व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया ना, अगर जैसे मान लो ए के पास वो है, ए ने अगर बी को दे दिया तो बी ओनर माना जाएगा, बी ने सी को दे दिया तो सी जिसके पास ही होगा वही उसका ओनर माना जाता है ना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब, अंशों के स्थानांतरण का पंजीयन कहाँ पे होता है भाई। शेयर किससे रिलेटेड होते हैं भाई, देखो शेयर रिलेटेड होंगे कंपनी से, और कंपनी एक रजिस्टर मेंटेन करती है ना, जिसको बोलते हैं मेंबर का रजिस्टर, है ना, मेंबर्स रजिस्टर, है ना। इस मेंबर रजिस्टर में क्या होता है, सभी मेंबर का नाम लिखा जाता है, जैसे ए है, बी है, सी है, डी, और उनके सामने लिखे जाते हैं इनके पास कितने कितने शेयर है। तो आप अगर शेयर ट्रांसफर करोगे तो सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाओगे, कंपनी के पास करवाओगे ना। तो देखो अभिकरण के पास नहीं करवाया जाएगा, कंपनी रजिस्ट्रार है तो कंपनी अपनी डिटेल्स देती है इसको, तो कंपनी के पास करवाएंगे, और केंद्र सरकार को तो मतलब ही क्या है इससे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इन यूनिट्स विच इज कॉल्ड। तो हमने क्या देखा था भाई, कंपनी की जो टोटल शेयर कैपिटल है, जैसे ये शेयर कैपिटल, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था हमने, जैसे मान लो 10-10 रुपए में बांट दिया या 100-100 रुपए में बांट दिया, है ना। इनको हम क्या कह रहे थे, इनको कह रहे थे हम शेयर। तो ये हो जाएगा शेयर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर शेयर वारंट का आगा, शेयर वारंट टू बेरर कैन बी इश्यूड अगेंस्ट। तो शेयर वारंट जो होते हैं ना, ये किसके अगेंस्ट इश्यू किए जाते हैं। तो पहली बात तो देखो प्राइवेट कंपनी है ना, प्राइवेट कंपनी के तो शेयर आप इजीली ट्रांसफर ही नहीं कर सकते ना, ट्रांसफर पर पाबंदी होती है, ट्रांसफर पर पाबंदी होती है, तो ये तो आप इजीली ट्रांसफर ही नहीं कर सकते, तो ये तो आपको शेयर वारंट इशू ही नहीं कर सकती। ओनली पब्लिक कंपनी शेयर वारंट इशू कर सकती है, और वो भी फुली पेड शेयर पे, है ना। तो देखो फुली पेड अप शेयर्स और पब्लिक कंपनी, ऑफ आएगा ये, है ना, ऑफ फुली पेड अप कंपनी, है ना। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्राइवेट और पब्लिक तो प्राइवेट आएगा नहीं, और डिबेंचर के इशू होता नहीं, शेयर के अगेंस्ट शेयर वारंट इशू होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ शेयर मे हैव डिवाइडेड इन, अच्छा विच टाइप ऑफ शेयर्स में हैव डिविडेंड, सॉरी डिवाइडेड नहीं, डिविडेंड इन एरियर्स। तो बताओ कौन से शेयर होते हैं जिनका एरियर वाला डिविडेंड भी प्राप्त हो जाता है उनको ना, उनका जो एरियर ऑफ डिविडेंड होता है वो क्यूमुलेटिव होता रहता है ना। तो ऐसे कौन से शेयर है भाई, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। देखो ऑर्डिनरी शेयर का मतलब होता है इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर को ही है या समतांशों को ही हम कहते हैं ऑर्डिनरी शेयर, ठीक है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं कि अगर पिछले साल का डिविडेंड सफिशिएंट नहीं है, तो प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं था और हमने डिविडेंड नहीं बांटा, तो नेक्स्ट ईयर में जब भी देंगे ना, तो पहले पिछले साल का दो फिर इस साल का दो। और नॉन क्यूमुलेटिव वाले क्या होते हैं, जिनका क्यूमुलेटिव होता ही नहीं है, नाम से ही देखो स्पष्ट है नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब इकट्ठा होना, संचय होना, तो इनका तो संचय होता नहीं। और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर तो रिडम्पशन से मतलब होता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शेयर होल्डर रिसीव फ्रॉम दी कंपनी। तो कंपनी के जो अंशधारक होते हैं उनको कंपनी से क्या प्राप्त होता है, तो उनसे कंपनी को कंपनी से उन्हें डिविडेंड प्राप्त होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज
ट्रांसफरेबल मेरेली बाय डिलीवरी। देखो हमने अभी देखा था कि सिर्फ डिलीवरी मात्र से ट्रांसफर क्या हो जाता है, तो वो होता है शेयर वारंट। देखो इक्विटी शेयर होते हैं ना, तो सिर्फ डिलीवरी मेरे पास अगर मान लो पहले, अभी तो क्या है डिलीवरी अलग तरीके से होती है आजकल, तो इलेक्ट्रिक फॉर्म में होने लगे। पहले क्या होता था कि जैसे फिजिकल फॉर्म में शेयर आते थे, ऐसे पेपर के फॉर्म में शेयर आते थे। तो अगर ये मान लो राम के पास है, अगर राम ने इनको उठा के मोहन उठा के ले गया उसके ऑफिस से, तो ये ट्रांसफर नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। इसके लिए एक ट्रांसफर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर होते हैं, तो शेयर तो सभी सेम तरीके से ट्रांसफर होते हैं, बट शेयर वारंट में क्या होता है कि अगर आपके पास शेयर वारंट है और आपने उठा के दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, ये तो ये दूसरे के पास ट्रांसफर हो जाता है डिलीवरी मात्र से। डिवेंचर के लिए भी एक प्रोसीजर ही फॉलो किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, देखो इक्विटी शेयर कैन नॉट बी इश्यू फॉर दी पर्पज ऑफ। तो इक्विटी शेयर किस पर्पज के लिए इश्यू किए जाते हैं, कैन नहीं किए जाते हैं, कैन नॉट लिखा हुआ है ना। तो देखो कैश रिसिप्ट के लिए, तो कैश के बदले हम इक्विटी शेयर को इश्यू करते हैं। दूसरा होता है नॉन कैश के लिए इश्यू करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि नॉन कैश के लिए जब भी करते हैं ना, तब हम करते हैं या तो परचेज ऑफ शेयर के लिए करते हैं, या फिर कोई भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के लिए प्रमोटर्स वगैरह को देते हैं, या फिर कोई भी सिक्योरिटी का रिडम्पशन वगैरह करते हैं, तब करते हैं। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर तीनों के लिए करते हैं। बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड कंपनीज एक्ट की जो सेक्शन है 123, कंपनीज एक्ट की सेक्शन हुआ है 123, सेक्शन 123 ये मना करती है भाई। देखो अगर आपके पास ये बोलती है कि आपके पास अगर सफिशिएंट प्रॉफिट ही नहीं है, तो आप शेयर कैसे बांटोगे, तो वो तो नंबर ऑफ शेयर अगली बार फिर बढ़ जाएंगे, है ना। तो फिर लफड़ा हो जाएगा, फिर आप शेयर देते रहोगे, है ना। तो ये मना कर देती है भाई, आप डिविडेंड के बदले शेयर नहीं दे सकते। फिर देखो अंशों के प्रकार कितने होते हैं, तो हमने देखा था शेयर दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। दो कौन से होते हैं, एक होते हैं इक्विटी और दूसरे होते हैं प्रेफरेंस। फिर नेक्स्ट होता है शेयर वारंट कैन बी इशू बाई ए कंपनी व्हेन, कब इशू किया जाता है शेयर वारंट, जब शेयर होते हैं फुल्ली पेड, है ना, और पब्लिक कंपनी ही इशू कर सकती है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो शेयर कन्वर्ट, अच्छा ओके, द कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेड इनटू। तो देखो कन्वर्जन हमेशा कहाँ किन में होता है, सिर्फ इक्विटी शेयर में ही होता है। ऐसा नहीं होता कि प्रेफरेंस को दूसरे प्रेफरेंस में कन्वर्ट कर दिया या डिवेंचर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये बोल रखा है कि पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट करते हैं, नहीं हो सकता, डिवेंचर में नहीं कर सकते, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में नहीं कर सकते, और इक्विटी शेयर में कर सकते हैं सिर्फ। शेयर और डिवेंचर का जब भी कन्वर्जन होगा ना, सिर्फ इक्विटी शेयर में होगा, और इक्विटी शेयर का किसी में कन्वर्जन नहीं होगा। ये वर्ड ध्यान में रखना आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है कि ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन इश्यू, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है ना, क्या इश्यू कर सकती है भाई, रिडीमेबल इक्विटी शेयर, तो इश्यू कभी नहीं कर सकती। सिक्योर्ड इक्विटी शेयर, सिक्योर्ड इक्विटी शेयर कभी इश्यू नहीं कर सकती है, ध्यान रखना। इक्विटी शेयर इश्यू कर सकती है ना, प्रेफरेंशियल राइट वाले कर सकती है, बट सिक्योर कोई वर्ड ही नहीं होता शेयर के अंदर, है ना। नेक्स्ट क्या होता है, रिडीमेबल डिविडेंड, ये तो ये इश्यू कर सकती है, रिडीमेबल डिवेंचर, सॉरी शोधनीय ऋण पत्र हो सकते हैं, वो इश्यू कर सकती हैं, तो उपरोक्त सभी भी कट जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अनलेस अदरवाइज स्टेटेड ए प्रेफरेंस शेयर इज ऑलवेज प्रेज्यूम्ड टू बी। तो देखो अगर कुछ भी नहीं कहा गया तो शेयर को क्या मानते हैं, ये देखो अब ये एक अजम्पशन ही है सिर्फ, है ना, कहीं भी ये बात क्लियर नहीं है लॉ के अंदर, बट फिर भी इन्होंने एग्जाम में 2 बार पूछ ली यही बात, तो ध्यान भैया आप भी रखना इसका। तो प्रेफरेंस शेयर को क्या मानते हैं, हमेशा हम मानते हैं क्यूमुलेटिव, फिर पार्टिसिपेटिव नहीं, नॉन पार्टिसिपेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, है ना, तो इसमें ये गलत हो गया। नेक्स्ट में क्या होता है, नॉन क्यूमुलेटिव नहीं क्यूमुलेटिव मानते हैं, तो यही गलत हो गया। नेक्स्ट में देखो क्यूमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव और नॉन कन्वर्टेबल, तो ये ऑप्शन एकदम सही हो गया। नेक्स्ट में फिर नॉन क्यूमुलेटिव, तो ये गलत हो गया। प्रेफरेंस शेयर को जब अगर कुछ भी नहीं लिखा हो ना, तो हम देखो कि डिविडेंड के बारे में तो मानते हैं कि ये क्यूमुलेट नहीं होगा, है ना, क्यूमुलेट होगा, है ना, क्यूमुलेटिव मानते हैं। फिर उसके बाद में देखो कन्वर्जन के मामले हम मानते हैं कि इनको कभी हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ रिडीमेबल होते हैं वो, है ना, ओनली रिडीमेबल। और नेक्स्ट क्या मानेंगे, नॉन पार्टिसिपेटिव की, ये मानेंगे कि ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसमें से इनका कोई हिस्सा नहीं है, नॉन पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव, है ना। और अगर रिडम्पशन के बारे में पूछे ना, तो रिडीमेबल ही मानेंगे।
नॉन रिडीमेबल कभी नहीं मानेंगे इनको, क्योंकि ये तो इश्यू ही नहीं कर सकती ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए कंपनी कैन नॉट इशू, क्या इशू नहीं कर सकती भाई? रिडीमेबल इक्विटी शेयर कभी इशू नहीं कर सकती कंपनी। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, रिडीमेबल डिबेंचर कर सकती है, फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर कर सकती है ना। तो ऑप्शन ए सही होगा। अब देखो 34 है ना, इक्विटी शेयर होल्डर आर, इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं भाई कंपनी के? देखो कस्टमर होते हैं कंपनी के, नहीं होते हैं। ऑफिसर होते हैं, नहीं होते। क्रेडिटर होते हैं, नहीं होते। ओनर होते हैं, सही बात है एकदम। इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, उन्हीं के पास वोटिंग राइट होता है और वही होते हैं स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू होम डिविडेंड इज गिवन एट ए फिक्स रेट ऑफ कंपनी। भाई फिक्स रेट से किसको दिया जाता है डिविडेंड? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, उनको मिलता है प्रेफरेंशियल राइट प्लस एक फिक्स रेट से हर साल डिविडेंड दिया जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर का तो कोई फिक्स है ही नहीं। किसी साल कंपनी 10% डिविडेंड देती है, कभी किसी साल देती है 20%, कभी 30%, है ना। इस प्रकार से देती है, तो वो तो अलग अलग होता है ना, सेम नहीं होता कभी भी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनके पास क्या होता है भाई? दो राइट होते हैं उनके पास, है ना। एक तो डिविडेंड का, दूसरा होता है कैपिटल का ऑन लिक्विडेशन। लिक्विडेशन यानी कंपनी जब बंद होगी ना, तब वाला। ठीक है, तो देखो प्रेफरेंस प्रेफरेंस है ना, प्रेफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड ओनली। तो ये बोल रखा है कि केवल लाभांश पर प्राथमिक अधिकार, तो नहीं, लाभांश पे नहीं होता है सिर्फ। दूसरे में बोल रखा है कि मैनेजमेंट पे नहीं। तीसरे में बोल रखा है कि प्रेफरेंशियल राइट किस पे? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट दी लिक्विडेशन ऑफ, तो ओनली कैपिटल पे ही नहीं होता है। तो चौथा देखो, प्रेफरेंशियल राइट बोल रखा है डिविडेंड पे एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द लिक्विडेशन ऑफ, यानी जब भी लाभांश पे और जब भी कंपनी का परिसमापन या कंपनी बंद होगी ना, उस समय पूंजी वापसी का प्राथमिक या प्रथम अधिकार होगा इनको। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है देखो, शेयर ऑन विच देयर इज नो प्रीफिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। अच्छा, ओके, ये और बाकी ये बोला था कि फ्लक्चुएटिंग होता है एवरी अकाउंटिंग ईयर अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट के आधार पर, यानी वे शेयर जिन पर लाभांश की पूर्व निश्चित दर नहीं होती है, बल्कि लाभांश की दर प्रत्येक वर्ष लाभ की उपलब्धता के आधार पे बदलती रहती है, वो क्या कहलाएंगे? तो वो इक्विटी शेयर कहलाएंगे। अभी हमने देखा था पहले, क्योंकि प्रेफरेंस का तो फिक्स होता है। फिर नेक्स्ट फिर बोल रखा है कि प्रेफरेंस शेयर विच डज नॉट कैरी ए राइट ऑफ शेयरिंग इन सरप्लस प्रॉफिट इज कॉल्ड क्या? तो उसको हम क्या कहेंगे भाई? वह अधिमानांश है ना, जिसमें जिसमें अधिशेष लाभ के भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, वह क्या कहलाते हैं? तो वो नॉन पार्टिसिपेटिव कहलाएंगे। कि वो नॉन क्यूमुलेटिव तो नहीं कहलाएंगे, नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। यानी जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं ना, वो सरप्लस प्रॉफिट में अगर भाग नहीं लेते हैं ना, तो उनको नॉन पार्टिसिपेटिव कहते हैं। और अगर सरप्लस प्रॉफिट में इक्विटी को देने के बाद वाले सरप्लस प्रॉफिट की बात हो रही है, कि सबसे पहले क्या होगा देखो, एक जैसे मान लो कि आफ्टर टैक्स कुछ भी प्रॉफिट आ गया, पैट होता है ये, है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। इसमें से सबसे पहले क्या करेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे, है ना, डिविडेंड। उसके बाद में जो भी बच गया, जैसे मान लो यहाँ पे 1,000 रुपये इनको हमें देने हैं, मान लो 250 रुपये देने हैं, तो बच कितना गया? 750 बच गया। इस 750 में से मान लो हमने इक्विटी को बांट दिया, इक्विटी को 400 रुपये दिया, तो बच कितना गया? बैलेंस बैलेंस बच गया 350। अब इस 350 में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों भाग लेंगे, तो इनको कहते हैं पार्टिसिपेटिव। अगर इसमें ये नहीं भाग ले रहे हैं, इनको राइट नहीं है, तो ये कहलाएंगे नॉन पार्टिसिपेटिव। फिर नेक्स्ट बात आ रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, विच शेयर होल्डर आर, है ना, रिटर्न देयर कैपिटल आफ्टर सम स्पेसिफिक टाइम पीरियड, है ना, कि कौन से ऐसे शेयर धारक होते हैं जिनको निश्चित समय के बाद उनकी पूंजी वापस हो जाती है? तो वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं भाई। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नाम से स्पष्ट है, रिडीमेबल। इरेडीमेबल होते हैं, उनको रिडम्पशन ही नहीं होगा, क्यूमुलेटिव सिर्फ डिविडेंड क्यूमुलेट होता है, और पार्टिसिपेट होते हैं, वो सरप्लस में पार्टिसिपेट करते हैं ना। अब नेक्स्ट बात बोल रखा है, ये बोल रखा है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अप्लाई टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, ये स्टेटमेंट इक्विटी और प्रेफरेंस पे लागू होते हैं ना। अब ये बोल रखा है कि इनमें से कौन सा होता है जो ओनली प्रेफरेंस पे लागू होता है ना। द शेयर होल्डर रिस्क एट द लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इनके तो कभी होती नहीं प्रेफरेंस वालों के, तो इनको तो वापस मिल जाता है निश्चित टाइम पीरियड के बाद। फिर डिविडेंड की रिस्क, नो डिविडेंड रिस्क एट द इवेंट ऑफ लॉस। फिर नेक्स्ट बोल रखा है कि शेयर होल्डर यूजुअली हैव राइट टू वोट, तो राइट टू वोट तो इनको होता ही नहीं है।
डिविडेंड आर यूजुअली गिवन एट ए सेट सेट अमाउंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। हाँ, तो ये बात प्रेफरेंस के लिए है एकदम भाई, नो डिविडेंड वाली रिस्क भी इनके पास नहीं होती है ना, और इनको एक फिक्स अमाउंट मिलता है हर साल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड ए प्रेफरेंस शेयर इज ऑलवेज डीम्ड टू, प्रेफरेंस शेयर को हमेशा क्या मानते हैं? अभी हमने पहले भी देखा था, ये सेम ही क्वेश्चन है ना। देखो, उनको क्यूमुलेटिव मानते हैं, पार्टिसिपेटिव नहीं, नॉन पार्टिसिपेटिव मानते हैं ना। नॉन क्यूमुलेटिव नहीं मानते, क्यूमुलेटिव होता है। तो क्यूमुलेटिव मानते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिव और नॉन कन्वर्टेबल मानते हैं ना। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन खत्म यहाँ पे, है ना। तो हमारे क्वेश्चन हो गए 41। देखो आप, छोटे छोटे दो टॉपिक थे सिर्फ, अभी ये बेसिक वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, और इसमें से हमारे हो गए, हमने क्वेश्चन कर लिए 41। तो यानी टोटल इस चैप्टर में हमारे क्वेश्चन जाएंगे 300 प्लस। तो आपकी हो जाएगी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से। अब देखो आपको क्या करना है, अगर आपको ये, है ना, आपको अगर ये क्वेश्चंस प्राप्त करने हैं ना, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का नाम भी हमारा कॉमर्स की पाठशाला ना, कॉमर्स की पाठशाला, वो ज्वाइन करो। वहाँ पे आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी, है ना, एमसीक्यू प्लस नोट्स, क्लास वाइज, जैसे जैसे क्लास खत्म होगी ना, तुरंत ही वहाँ पे अपलोड कर देंगे हम आगे से। चलो ठीक है, तो पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, आप एक काम जरूर करना, पहले आप हमारी जो नोट्स वाली जो पहले वाली क्लास है ना, जिसमें हमने डिटेल में पढ़ाया था इन चैप्टर्स को ना, वो क्लास पहले देखो, उसके बाद में आप एमसीक्यू सेशन की क्लास लेना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्योंकि आप सिर्फ एमसीक्यू करोगे ना, तो भूल जाओगे चीज़ों को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली क्लास में।